अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फारूक शेख। जनाब, मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस, शदीद दबाव है हेल्थ केयर सिस्टम की बात की जाए या फिर ऑक्सीजन सप्लाई ख़ास तौर पर, क्योंकि इस वेव में रिपोर्ट हो रहा है कि खासकर लोगों की ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो रही है, उनको अस्पतालों में लेके जाना जा रहा है पड़ रहा है। तो इसके ऊपर हमने आज प्रोग्राम में बात करनी है सेकंड हाफ में, लेकिन सबसे पहले सियासी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। वजीर आज़म इमरान खान की मुलाकात मुतवक्के है जहांगीर तरीन और उनके हामी ग्रुप से। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है पिछले हफ्ते से ही। जनाब, इसके ऊपर अब तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने मुलाकात पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि इदारों की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन करप्शन में मुलव्विस पाए गए हैं। मुलाकात से इदारों पर दबाव पड़ेगा और इससे नर्म गोशे का तासुर भी जाएगा। अब हम वक्तन फवक्तन जब से खबरें मुलाकात की सामने आने शुरू हुई हैं और ख़ास तौर पर PTI के ही रहनुमा हैं राजा रियाज, उनकी जानिब से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कभी भी ये मुलाकात हो सकती है। फिर जहांगीर तरीन ने भी इस्लामाबाद से कुछ ठंडी हवाएं चलने का तासुर दिया और इम्कान जाहिर किया। तो हम ये सवाल उठाते हैं, लेकिन अब जब PTI के अंदर से इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं तो क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को ये मुलाकात करनी चाहिए? अपने एनालिस्ट से आज हमारा यही सवाल है और पैनल पर आज हमारा साथ दे रही हैं महमूद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, रसूल बख्श रईस साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपने हमें पिछली दफ़ा बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात करने का इरादा रखते हैं जहांगीर तरीन और उनके हामियों से। आज आपके पास हमारे लिए क्या अपडेट है? कौन कौन से लोग हैं PTI के अंदर जो कि इस मुलाकात से खुश नहीं है, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि मुलाकात ना होने दे? बिल्कुल मैडम शेख, इस वक्त ये पॉसिबल है। मेरे हिसाब किताब के मुताबिक 4 धड़े हैं मैडम शेख, 4 धड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। 4 राय कह लें या 4 सोच कह लें या 4 किस्म के लोग कह लें। पहला धड़ा है जो कि मुकम्मल ब्लैकमेल कर रहा है वजीर आज़म को, और वो मरकज़ में भी कर रहा है। मरकज़ में इतना ख़तरा नहीं है जितना पंजाब में है, बुसाई बुजदार के तब्दीली या कोई अदम एतमाद या कोई वगैरह वगैरह। पंजाब ज़्यादा ख़तरे में है। और ये जो धड़ा है ये हर तरह के रिश्ते ताल्लुक़ और हर तरह की सिफारिश करवा रहा है, हर तरह की धमकी दे रहा है। पंजाब मरकज में हुकूमत गिराने की बात कर रहा है, राज खोलने की धमकी दे रहा है कि जो राज हमारे पास हैं, जो हमने मिलकर सफ़र गुजारे हैं, जो मिलकर वक्त गुजारा है, वो बात हो सकती है, छुपी बातें बताने का। दूसरा ग्रुप है जो राब्ता बहाल करवा चुका है, सियाने लोगों का ग्रुप है, ये तहरीक इंसाफ के पुराने लोगों का ग्रुप। इमरान खान तरीन का अब राब्ता बहाल करवा चुका है, अब साथ बिठाना चाहता है और 101। वजीर आज़म पहले नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, फिर रवादारी नहीं थे, फिर राब्ते से इनकार कर गए, फिर अब मिलने से इनकार है, कहा कमेटी से मिल ले, कमेटी से नहीं मिलना। तो जहांगीर तरीन के अलावा बाकी सारे जो MNAs MPAs है या वफ्द की सूरत में जो मुझे मिलना चाहता है मिल ले। मगर ये धड़ा इमरान और जहांगीर की मुलाकात करवाने के चक्कर में इमरान खान अभी तक इनकारी है। तीसरा धड़ा है जहांगीर तरीन की सुनी जाए, अक्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब हो और जहांगीर तरीन से ज्यादती ना हो, लेकिन जहांगीर तरीन की गैर जरूरी मदद ना की जाए। चौथा धड़ा है कि माल बनाया है, जिनका ख्याल है माल बनाया है, माल कमाया है, लुट मार की है, हिसाब दें और हिसाब लें। जहांगीर तरीन साहब को की वजह से सारा जो हम पूरा एहतसाब का निज़ाम नहीं करने देते और उनका ख्याल है कि ये किया है। अब जहांगीर तरीन साहब का आपको मैडम शेख फिर रिपीट कर देता हूँ आखिर पे कि जहांगीर तरीन साहब ने किया क्या है। जहांगीर तरीन साहब क्या क्या कर चुके हैं, यानी चीनी महंगाई, सब्सिडी जो उन पर मुबैना इल्ज़ामात हैं, चीनी महंगाई, सब्सिडी, एक्सपोर्ट, फ्रॉड इल्ज़ामात, मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ामात, टैक्स चोरी, डबल खाते, डबल खांचे, अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी केस, ऑफशोर अकाउंट्स, ऑफशोर कंपनियों का केस, बेनामी चीनी खरीदो फरोख्त केस, चीनी सट्टे का केस, एमनेस्टी स्कीम। अच्छा भट्टी साहब, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मैडम शेख जी टाइम जी, अच्छा आपके पुराने केसेस याद करवा रहे थे। भट्टी साहब थोड़ी नई बात करते हैं, ये बताएं जो चौथा धड़ा है जो कि आपके मुताबिक
जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केसेस हैं, चाहता है उनकी पैरवी हो, कार्रवाई हो, सजा भी मिले। कौन कौन शामिल है इसमें? क्या यही वो धड़ा है जिसके खिलाफ इल्जामात और साजिश के इल्जामात लगा रहे हैं जहांगीर तरीन? हाँ बिल्कुल यही है मैडम शेख, ये यही है। कुछ 3 वुज़रा हैं, बाकी सारे हैं। पार्टी 4 हिस्सों में, जैसे मैंने कहा, डिवाइड हो गई। उनमें से एक ये भी है, ये इमरान खान के साथ खड़ा है और इनका ख्याल है इमरान खान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नहीं मैडम शेख, ये रहने दीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये जो आपने एक लफ्ज बोला है उस पर मुझे पहले बोल लीजिए कि पुराने केसेस, ये पुराने केसेस नहीं है मैडम शेख, जी। ये केस चल रहे हैं। मसलन FIA का दावा है कि जहांगीर तरीन साहब ने सट्टा खेलकर चीनी की कीमत में इजाफा किया, बल्कि JWD के शेयर होल्डर्स के साथ भी फ्रॉड किया। JWD के अरबों रुपए, JDW के अरबों रुपए अपने करीबी अजीज की बंद फैक्ट्री में डाले जो पहले ही डूब चुकी थी, फिर कहा कि ये सारा कुछ डूब गया है, फिर पैसे वहां से वापस मंगवा लिए। और आखिरी बात मैडम शेख, ये मजे की बात है, इसलिए कर रहे थे, आखिरी बात 2 दफा शायद आखिरी बात बताएं। नहीं, अभी और भी अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, क्योंकि ये हम इसी पे रहेंगे। बात बता दें। अच्छा, PhD हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, शाहिद खाकन अब्बासी ने, मैंने पहले भी बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं मजे की बात, 5, अच्छा एक और इल्जाम सामने, 5 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग जहांगीर तरीन साहब का सामने आई है। अब ये FIA और FBR का कहना है। अच्छा, इसके बाद है कि शाहिद खाकन अब्बासी ने बासियत वजीर आजम 5 अप्रैल 2015 को एक 5 नुकाती वो एमनेस्टी स्कीम मुतारफ कराई और जहांगीर तरीन और इमरान खान ने इसकी मुखालफत की और जहांगीर तरीन के बेटे ने इससे फायदा उठाया। अच्छा ठीक है भट्टी साहब, वही एमनेस्टी वाली बात, ये बता दें वजीर आजम मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे? अभी तक मैडम शेख बिल्कुल नहीं करेंगे, जहांगीर तरीन साहब से नहीं करेंगे। रात का पता नहीं, कल का पता नहीं, मेरा वजीर आजम कोई छोटा सा 180 डिग्री का मार ले तो उसकी मर्जी। ठीक है जी, मजहर अब्बास साहब। अच्छा, मैं तो समझा था आज 1-on-1 है आपका। देखिए सीधी सी बात यह है कि मुलाकात, भट्टी साहब जिस हिसाब से आज नोट्स बना के लाए, आज 1-on-1 होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, और उनको ये देखिए सारे केसेस की वो रसीदें निकाल के लेके आए। हाँ, और उनको ये खुशी हो रही है, उनको ये उम्मीद चल पड़ी है कि बुज़दार की हुकूमत खत्म हो जाए शायद। लेकिन इमरान खान को नहीं मिलना चाहिए, ये ऑप्टिक्स बड़े गलत हैं। ठीक है, देखिए जहांगीर खान तरीन ने बाकी चीजें छोड़ें, उन्होंने पहली मर्तबा पब्लिकली अपने साथियों को ग्रुप कहा कि ये है मेरा ग्रुप मिलेगा उनसे। इससे बड़ी वायलेशन क्या होती है पार्टी की कि वो पब्लिकली कह रहे हैं कि ये ग्रुप है। तो जो इस वक्त PTI के अंदर से ये तशवीश हो रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपकी हुकूमत, देखिए बैसाखियों पे खड़ी हुकूमतें रिफॉर्म्स नहीं किया करती। एक बैसाखी PMLQ की, एक बैसाखी MQM पाकिस्तान की, एक बैसाखी बाप की, अब चौथी बैसाखी जहांगीर तरीन की। तो उससे तो बेहतर है कि इमरान खान बताएं कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और वो बताएं कि कौन कौन करता है, चाहे असेंबली तोड़ना पड़े उनको, चाहे नए इंतखाबात कराने पड़े, बजाय इसके कि आप ब्लैकमेल हो इस नाम से कि हाँ जी आपको, और जहांगीर खान तरीन को आप कोई भी रिलीफ उसके बाद मिलेगा अगर मुलाकात के बाद, तो वो ऑप्टिक्स यही जाएंगी कि ये मुलाकात के बाद NRO मिल गया। तो मेरा ख्याल है इमरान खान को ही क्या, इमरान खान के लोगों को भी नहीं मिलना चाहिए जब तक वो ये डिक्लेयर नहीं करेंगे ये ग्रुप नहीं है। उन्होंने तो दिखाया, वो सुबह शाम दिखाते हैं कि ये है 40 लोग। आज कल 2 MNAs ने जो है जहांगीर खान तरीन के साथ अपनी वफादारियां शो की, अनाउंस किया। वो पब्लिकली कह रहे हैं कि जी इमरान खान हुकूमत ये चीजें करे तो हम फिर मुलाकात करेंगे। इसके क्या माने हुए? इसके माने ये हुए कि आपने एक पैरेलल ग्रुप खड़ा करके अब आप दबाव डाल रहे हैं। तो अगर दबाव में आके इमरान खान जो है मुलाकात करते हैं या उनकी हुकूमत के लोग मुलाकात करते हैं, तो ये फ्रॉम द जो है इस वीकनेस से होगा। आप ये जो है, जो आपको अगर शो करना है ये, तो फिर ये जो बहुत वीकनेस होगी गवर्नमेंट की,
और उसके बाद कोई भी रिलीफ होता है तो वो आप गवर्नमेंट, तो मेरा ख्याल है उसके बाद उनका एहतसाब का पूरा बयानिया जो है जीरो हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए नाइंसाफी, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। उसके लिए मुलाकात की जरूरत नहीं होती। उसके लिए आपको पता है वो अपनी बात कर ली, उन्होंने कर दी, पब्लिकली अनाउंस कर दिया। आप देख लें कि उनके साथ ज्यादती हो रही या नहीं हो रही। मुलाकात के बाद तो फिर जो स्टेप्स होंगे मुलाकात के बाद वो सब उसी उसमें जाएगा। अच्छा, मुलाकातों की बात करें, ठीक है, नहीं करना चाहिए ना जहांगीर तरीन से ना उनके हिमायती ग्रुप से। हम मुलाकातों की बात करें तो महमल, गुज़श्ता रोज चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब, उनसे भी मुलाकात हुई है, यही जो जहांगीर तरीन का हिमायती ग्रुप है, और 2 से 3 इसमें वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। उससे मुतल्लिक क्या इंसाइट है, और यकीन तो दिलाया गया है वैसे कि कोई जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि साजिशी कार्रवाई होगी, इंतकामी कार्रवाई होगी, वो नहीं होगी, तो ये सेटिस्फैक्ट्री इनफ नहीं होना चाहिए? देखिए ना, पहली चीज है, हम जरूर अगर ये जो बात जिस तरह मज़ा साहब ने भी कहा कि बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए, ये बातें एक्चुअली इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी सख्त पोजीशंस ली हैं, बड़ी उन्होंने एक्सट्रीम पोजीशंस पहले दिन से ली हैं कि हम तो अगर कोई इस तरह की चीज सामने आएगी तो हम तो वो नहीं करेंगे, यानी कि हम अकाउंटेबिलिटी अपने लोगों की भी करेंगे, बाकी भी सब होगा। लेकिन कुछ चीजें एक प्रैक्टिकल भी सियासत के अंदर हम देखते हैं, खाली पाकिस्तान की सियासत भी, दुनिया भर की सियासत के अंदर होती है। जहांगीर तरीन साहब एक तो होते हैं ना पार्टी लीडर्स, जिस तरह पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन, नून लीग के अंदर जो लीडरशिप है, मेन लीडरशिप है, पीटीआई के अंदर इमरान खान साहब है, उसके बाद जो या काफ लीग में चौधरी परवेज इलाही वगैरह है, चौधरी शुजात वगैरह, उसके बाद अगर हम कोई पावरफुल तरीन सियासतदान देखते हैं, वो जहांगीर तरीन साहब हैं पाकिस्तान की सियासत में। वो ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन इन हिज ओन राइट। और जो जिस तरह मज़ा साहब ने भी कहा कि वो आए दिन अपने साथ एक ग्रुप दिखाते हैं, कभी वो उनके घर डिनर होता है तो उधर 29-30 लोग होते हैं, फिर ये है कि वो अदालतों में जाते हैं तो उनके पीछे होते हैं 40 लोगों का वो दावा भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी होगी कि उनके साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो हुकूमत को हिला सकता है वक्त आने पर। लेकिन जहांगीर तरीन साहब भी बहुत एक कॉशियस और अक्लमंद इंसान भी, शार्प सियासतदान है ना, वो भी अपने पत्ते इस तरह से खुल के नहीं अभी खेल रहे, वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, मेरे पास ये भी ऑप्शन है। और इसी वजह से भट्टी साहब ने कहा इमरान खान साहब मिलना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं वो मिलना चाहते होंगे। हाँ। क्योंकि उन्होंने तो इनके बारे में जिस तरह बात भी की, फिर उनके पार्टी के लोगों ने भी कहा कि उनका बड़ा दिल भी दुखा जब उनको पता चला कि जहांगीर तरीन साहब ने क्या किया है शुगर स्कैंडल के अंदर। लेकिन एक मजबूरी भी होती है सियासी, अभी उनको लोग समझा भी रहे होंगे, उनको खुद भी इस चीज की समझ आ रही होगी कि अभी वो, मुझे नहीं पता वो जहांगीर तरीन साहब को मिलते हैं कि नहीं, लेकिन उनके ग्रुप को मिलने का तो इंडिया दिया हुआ है। उनके ग्रुप की जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उनके मिलने का तो कहा। फिर जो आपने हवाओं की, ठंडी हवाओं की बात की, तो जहांगीर तरीन साहब ने बात की कि ठंडी हवाएं चल रही हैं इस्लामाबाद से, तो हमें इसलिए हम सैटिस्फाइड है, मुतमईन है। तो ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल में ये देखना पड़ेगा। ये वैसे कहते हैं नैब आजाद है, FIA आजाद है, वो बिल्कुल आजाद होगी। लेकिन FIA ने एक हफ्ता पहले गालिबन ये कहा भी कि उन्होंने गलती से जहांगीर तरीन साहब के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग की बात एक FIR में करा दी। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर थी। तो वो आजाद इदारे जो है उनके अंदर हो सकता है कुछ चीजें वापस भी ली जाए, चेंज भी कर देते, वो तो अभी देखा जाएगा। वो पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा इस वक्त जहांगीर तरीन साहब का सियासत के अंदर भारी है, क्योंकि ना सिर्फ पंजाब, भट्टी साहब ने तो पंजाब की बात की, फेडरल और पंजाब दोनों के अंदर और खास तौर पर पंजाब के अंदर उनके पास काफी स्ट्रेंथ है कि जिससे वो हुकूमत को हिला सकते हैं। और जिस तरह सुहेल वड़ाइद साहब ने लिखा भी था कि अगस्त या सितंबर के अंदर जो भी वो अपनी नेक्स्ट बड़ी मूव करेंगे वो वक्त देखकर करेंगे। तो शायद उसी को प्रीएम्प्ट करने के लिए उनकी पार्टी के लोगों ने, आपने सुना होगा रिसेंटली शहबाज गिल साहब को भी सुना होगा, फवाद चौधरी साहब को भी, और भी लोगों ने बेसिकली यही कहा है कि मिलना चाहिए नाराज दोस्तों से, नाराज पार्टी के लोगों से, खासतौर पर इतने इंपॉर्टेंट पार्टी के लोगों से जिन्होंने आपकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में जिनका कलीदी किरदार था, उनसे मिलने में कोई बुराई नहीं है। तो ये इस वक्त PTI के अंदर ये बात चल रही है और सामने भी आई है। यानी आपका ख्याल है कि अगर वक्त और ज़रूरत हुई, सियासी मजबूरी में होती है, तो जहांगीर तरीन या फिर उनके हिमायती ग्रुप से वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात कर ले तो कोई कवाहत नहीं है उसमें, कर लेनी चाहिए। जी ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि PTI के लिए ठीक है। हाँ, आपको ऑप्शन हाँ लिख रही हूँ मैं। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद जी जहांगीर तरीन साहब नहीं, उनके हिमायती ग्रुप, ऐसा ही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं।
जनाब, पीटीआई के अंदर से आवाजें उठने शुरू हो गई हैं कि वजीर आजम इमरान खान को जहांगीर तरीन और उनके हिमायती ग्रोह से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। क्या इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए भी वजीर आजम मुलाकात करेंगे? क्या उनको करनी चाहिए? महमल ने कहा है कि जी सियासी मजबूरियां होती हैं तो करने कोई कबाहत नहीं है। बेनज़ीर, आपका क्या ख्याल है? देखिए अलीना, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि असूली तौर पे तो उनको नहीं मिलना चाहिए, ना ही जहांगीर तरीन साहब से और ना ही जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ एक तो तहकीकात चल रही है, करप्शन का इल्ज़ाम है, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। और अगर वो जहांगीर तरीन साहब या उनके ग्रुप से मिलेंगे तो फिर उनको शहबाज शरीफ साहब से भी मिलना चाहिए, उनके ग्रुप से भी मिलना चाहिए, उन पे जो केसेस चल रहे हैं उस पर भी बात करनी चाहिए, आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी मिलना चाहिए, मरीम नवाज शरीफ से भी मिलना चाहिए, उनके केसेस पे भी बात करनी चाहिए। तो देखिए असूली तौर पे तो उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि वज़ीर आज़म ग्रुप से तो ज़रूर मिलेंगे, इसलिए क्योंकि देखें हर सियासी जमात में दो किस्म के सियासतदान होते हैं। एक आपके पार्टी लॉयलिस्ट होते हैं, नज़रियाती होते हैं, और एक होते हैं इलेक्टेबल्स, या जो आपकी पार्टी में कुछ महीने पहले इलेक्शन से आ जाते हैं। पीटीआई का पंजाब में अभी ये सिस्टम है कि अभी जितने भी पीटीआई के एमपीएस हैं पंजाब में, उसमें से 70% या इलेक्टेबल्स हैं या इलेक्शन से बिल्कुल थोड़ी देर पहले आए थे। तो अभी क्योंकि इनके बगैर हुकूमत नहीं की जा सकती, क्योंकि पीटीआई में नज़रियाती बहुत कम रह गए हैं, अब इलेक्टेबल्स ही हैं। तो इस वक्त अगर वज़ीर आज़म ब्लैकमेल भी हो रहे होंगे तो मेरे ख्याल से वो हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म ग्रुप से तो ज़रूर मिलेंगे, मिलना नहीं चाहिए लेकिन मिलेंगे। बल्कि आपने बात की कि ये जो ग्रुप था ये जाके गवर्नर पंजाब से मिले थे, सिर्फ गवर्नर पंजाब से नहीं, वज़ीर आला पंजाब से भी जाके ये ग्रुप मिला है। और उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने भी ये हमें कहा है कि जहांगीर तरीन साहब की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस है पीटीआई में। तो मेरे ख्याल से ये मिलेंगे, वज़ीर आज़म साहब ग्रुप से ज़रूर मिलेंगे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखिए जहांगीर तरीन साहब मिले ना मिले, उनके केसेस के साथ जो हो ना हो, वो अभी इस वक्त वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। तो आगे उनके फ्यूचर, पॉलिटिकल उनका फ्यूचर क्या होगा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक डिबेट हो सकती है कि क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद वो पीटीआई में वापस जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी पीपल्स पार्टी में उनके लिए शायद कोई जगह है, ना ही मुस्लिम लीग नून में। तो उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, ये ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग आगे जाके दिनों में पता चलेगा कि उनका वो किस किस्म के पॉलिटिकल प्लेयर होंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ वो एक प्रेशर ग्रुप है पार्टी के अंदर। और एक और चीज़ मैं कहूँ कि खुर्रम लगारी साहब ने ये बात की थी जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में है कि हम हुकूमत को बजट के वक्त बड़ा मुश्किल वक्त दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मेरे ख्याल से हुकूमत इस वक्त ब्लैकमेल हो जाएगी। ठीक है रसूल बख्श साहब, आपकी इस मामले पर क्या राय है? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जैसे हमारे तज्जियाकार कुछ कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, तो उससे पैगाम क्या जाएगा? पीटीआई जो तासुर अगर ऐसा जाता है कि ब्लैकमेल हो गया, जैसे बेनज़ीर कह रही हैं, इसके मुतहम्मिल हो सकती है? मेरा ख्याल ये है कि अगर इस किस्म का प्रेशर ग्रुप पार्टी के अंदर बन जाए जो हुकूमत को ये कहे कि देखें हमारे खिलाफ केसेस ख़त्म करें और जो तहकीकात हो रही हैं वो हमारे मंशा के मुताबिक नहीं है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और हम वज़ीर आज़म साहब से मिलना चाहते हैं, तो अगर इस किस्म का एक गिरोह बन जाता है तो फिर पार्टी में इत्तेहाद तो ना रहा, फिर हुकूमत तो ज़ाहिर है कि ब्लैकमेल की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या वज़ीर आज़म साहब ब्लैकमेल होते हैं या इस ग्रोह का मुकाबला करते हैं। अगर इस ग्रोह के सामने ये ढेर हो जाते हैं कि ना सिर्फ जहांगीर तरीन साहब से मिलते हैं, पहले उनके जो हिमायती लोग हैं उनसे मिलते हैं, तो उससे तासुर मुल्क की सियासत में तो यही जाएगा कि हुकूमत ब्लैकमेल हो चुकी है। और फिर एक और तासुर भी पैदा होगा कि जहांगीर तरीन साहब हुकूमतें बनाते भी हैं, गिराते भी हैं, उनका कदकाज तो बढ़ेगा, लेकिन इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का बहुत छोटा रह जाएगा। और इस किस्म के हालात में मैं नहीं समझता कि इमरान खान अपनी वो साख बहाल कर सकेंगे, अवाम का वो एतमाद जो उन पर था वो हासिल किए रखेंगे कि वो एहतसाब सबका बराबरी की बुनियाद पर करना चाहते हैं। तो तासुर मेरा ख्याल है कि सारा एहतसाब के मामले में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा अगर इमरान खान साहब मिलते हैं। मेरा ख्याल ये है कि असूली तौर पर भी और सियासी तौर पर भी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए कि ये तो अगर वो उनके दबाव में आकर मिलते हैं तो फिर ये होगा कि फिर मामलात एक गिरोह तक तो महदूद नहीं होंगे,
फिर बाकी जो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सहारा दिया हुआ है, क्या वो अपने मुतालबात नहीं दोहराएंगे? क्या उनके मुतालबात में तब्दीलियां नहीं आएंगी? इनकलाबी तब्दीलियां आ जाएंगी और हुकूमत मैं नहीं समझता कि सही तरीके से चल सकेगी। इमरान खान साहब के लिए मेरे ख्याल में दो रास्ते हैं। एक ये है कि इस गिरोह को कन्फ्रंट करें, अगर उनके पास अददी अक्सरियत है, हुकूमत इनकी जाती है, जाने दें, नए इंतखाबात करें, उससे अपनी सियासी साख बहाल कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे, अगर इस विसाखी के सहारे पर टिके रहे तो मेरे ख्याल में ये विसाखी ज्यादा देर उनको सहारा नहीं दे सकेगी। हुकूमत फिर भी उनको खत्म करनी पड़ेगी। हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर, नजरियाती तौर पर और उसूली तौर पर तो खत्म हो जाएगी जब ये इस प्रेशर ग्रुप के सामने ढेर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि उनको नहीं मिलना चाहिए। उसूली तौर पर भी गलत है, और अगर सियासत को सिर्फ इस अंदाज से ना देखें कि अगले 3 माह, 6 माह, 7 महीने, ये भी देखें कि अगले इंतखाबात में क्या होना है, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये गलत अगले इंतखाबात पर इसके दूरस नताइज क्या होंगे। ठीक है जी, हमारे जी एक चीज मैं ऐड करती रहूं जी, वो सिर्फ ये कि जिस तरह भट्टी साहब ने कहा ना कि अभी तक जो पीटीआई के अंदर से भी खबरें, वो यही है कि इमरान खान साहब खुद जहांगीर तरीन को नहीं मिलेंगे। अभी तक वो उनको नहीं मिल रहे। जहां तक सिर्फ ये जो ग्रुप के ऊपर है कि आसराई हो रही है कि प्रेशर ग्रुप क्योंकि वो बना हुआ है तो उनसे एक मुलाकात के चांसेस हैं, लेकिन जहांगीर तरीन से नहीं है कोई भी मुलाकात। लेकिन अगर वो उस ग्रुप से भी अगर मिलते हैं मेहमान, तो उसके बाद देखते हैं कि उसमें कि मैं तो इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि अपने वो जो गिरोह है उससे मिलना चाहिए। अगर वो गिरोह जहांगीर तरीन की मैं आती हूँ आपके पास है तो वो भी तासुरशाही नहीं होगा। देखिए जहाँ वो भी तासुर गलत जाएगा। जी मज़हर साहब, देखिए अलीना, जहाँ जहांगीर तरीन खुद बरमला ये कह रहे हैं कि ये मेरा ग्रुप मिलेगा, तो वो वहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये, अब आप इसे फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दें, आप कोई भी नाम दें, वो अमली तौर पे एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। अब इतनी कमजोर हुकूमत और इतनी हुकूमत प्रैक्टिकली मफलूज हो चुकी है जहांगीर तरीन के हाथों, PMLQ के हाथों, MQM पाकिस्तान के हाथों। तो आपने कौन सी हुकूमत करनी है कि आप कौन सा बयानिया लेके आगे चल सकते हैं? ये इमरान खान के फैसले का वक्त है कि आप फैसला करें। कड़ा वक्त है इमरान खान के लिए, फैसले का वक्त है कि वो आगे इस मामले को किस तरह चलते हैं। हमारे 3 एनालिस्ट इस मामले पर, जिसमें मजहर अब्बास साहब, रसूल बख्श रईस साहब और भट्टी साहब शामिल हैं, वो कहते हैं कि जी वजीर आजम इमरान खान को ना तो जहांगीर तरीन ना ही उनके हिमायती प्रेशर ग्रुप से मुलाकात करनी चाहिए। न सिर्फ इसका तासुर गलत जाएगा बल्कि ये PTI के अपने लिए भी बड़ा गलत होगा, इमरान खान की साख के लिए बड़ा गलत होगा। महमल और बेनज़ीर इससे इत्तफाक नहीं करती। वो दोनों कहती हैं सियासी मजबूरियां होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए अगर हिमायती ग्रुप से, जहांगीर तरीन से नहीं, हिमायती ग्रुप से मुलाकात वजीर आजम करते हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। जनाब, मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने से ऑक्सीजन में कमी के खदशात संगीन से संगीन तर हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने इब्तदाई में भी बताया कि ये जो वेरिएंट आया है पाकिस्तान में नया, खासकर ये जिन लोगों को मुतासिर कर रहा है उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी ड्रॉप कर रही है और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसके ऊपर काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भी खबरदार किया और वो कहते हैं कि जी अगर इस चीज़ को मैनेज ना किया गया, सनतों को ऑक्सीजन की फराहमी जारी रही और ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स को बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक ना हुई तो ऑक्सीजन की सूरत हाल भारत जैसी भी हो सकती है। अब वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी कल ही कुछ मिलते जुलते खदशात जाहिर किए थे और इसके साथ साथ लोगों से एहतियात करने की गुजारिश की जा रही है, इल्तमास करने की गुजारिश की जा रही है। तमाम तर मामले को डिस्कस करेंगे, ना सिर्फ ऑक्सीजन का मामला जो खदशा जाहिर है तमाम तर ओहदेदारान, और इसके साथ साथ कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाना हो या फिर इन केसेस को, बढ़ते केसेस को कंट्रोल करना हो, हुकूमत क्या कर सकती है और किन जरूरी इकदाम की जरूरत है। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास बेनज़ीर शाह साहिबा। पहले थोड़ा सा ऑक्सीजन का मामला आपसे समझना चाहेंगे, जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स ने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, हमें थोड़ा समझाइएगा किस तरह से हुकूमत को ये मैनेज करने की ज़रूरत है। क्या वफाकी हुकूमत मैनेज करेगी या फिर 18th अमेंडमेंट के बाद ये सूबे अपने तक ही मैनेज करेंगे और एक दूसरे को सप्लाई चेन कर सकते हैं मैनेज? सप्लाई चेंज क्योंकि आपकी लोकल होती है प्रोडक्शन ऑक्सीजन की, लेकिन सिर्फ ये ऑक्सीजन का मसला नहीं है लीना, मसला ये है कि हस्पतालों पे जो प्रेशर बढ़ रहा है
उसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनको तो वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है बेड के साथ। तो देखें अभी तक हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी रही है, पिछले 1 साल से आप लोगों से कह रहे हैं एहतियात करें एहतियात करें एहतियात करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पिछले 1 साल से आप कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैक्सीन आपके पास अभी है नहीं, बहुत कम वैक्सीन है, मुश्किलों से आपने 1% अपनी आबादी को अभी वैक्सीनेट किया है। तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या रह गए? ऑप्शंस आपके पास अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन का ऑप्शन जो है हुकूमत, देखिए लॉकडाउन से वायरस ख़त्म नहीं हो जाता। लॉकडाउन क्या करता है? लॉकडाउन आपको वक्त देता है कि आप अपनी प्लानिंग कर सके, कि आपके अस्पतालों में निज़ाम बेहतर हो, ऑक्सीजन टाइम पे पहुंच जाए, बेड्स बढ़ा सकें, वेंटिलेटर्स, ये आपको वक्त देता है लॉकडाउन। तो चाहे आप कुछ हफ्तों के लिए लगाएं, लेकिन आपको एक टाइम मिल जाएगा प्लानिंग करने के लिए। दूसरी चीज़ जो हुकूमत से करने की ज़रूरत है, जो हम पिछले साल से सुन रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन हम चलाएंगे। अभी तक मुझे कहीं दूर दूर तक अवेयरनेस कैंपेन नजर नहीं आई। आज बल्कि मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि हमने सुना है कि हम अगर सरकारी अस्पताल वैक्सीनेशन कराने जाए तो हमें 8,000 रुपए देने पड़ते हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल फ्री है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं है। तीसरी चीज़ जो हुकूमत को करने की ज़रूरत है वो है दवाइयों की कीमतें। जो कोविड के पेशेंट्स पे दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आप उनकी कीमतें जाके बाज़ारों में देखें। वो एक ऑक्सीजन मीटर होता है, वो 6,000 रुपये का। कीमतें मतलब बढ़ती चली जा रही हैं, मेडिसिन आपको मुश्किलों से ये मिलेंगी। ये तीसरी चीज़ है। और चौथी चीज़ जो हुकूमत को करने की ज़रूरत है वो ये है जिम्मेदारी लेने की, कि आप जिम्मेदारी ले कि सब कुछ आपने लोगों पे छोड़ दिया। आप एहतियात नहीं करें तो हम क्या करें? आप हुकूमत में हैं, आपके पास स्टेट रिसोर्सेज हैं, आप जिम्मेदारी लें, आप इन्फोर्स करने की कोशिश करें, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ये हुकूमत किसी चीज़ में जिम्मेदारी नहीं लेती है। वो करारदाद आई नेशनल असेंबली में, प्राइवेट मेंबर्स बिल है, यहाँ पे भी लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे। और पांचवी चीज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। हमने इतना सुना था हमारी इतनी अच्छी 100% फुल प्रूफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है। आज आप किसी से भी पूछ लें, पंजाब में, लाहौर में, वो कहते हैं हमारे घर कोविड पॉजिटिव पेशेंट होता है, टीम नहीं आती। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कुछ पता ही नहीं है कि हो रही है नहीं हो रही, कैसे हो रही है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। वो सारी चीजें जो हुकूमत ने पहले की थी, क्वारंटीन करना जो बाहर से लोग आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग बढ़ाना, ये सारी चीजें करने की दोबारा जरूरत है। उसके लिए हुकूमत को थोड़ा सा वक्त चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, और वो लॉकडाउन से आएगा, वो लॉकडाउन फराहम कर सकता है। ठीक है रसूल बख्श रईस साहब, गुज़श्ता साल अप्रैल में हम जिस सूरत हाल में खड़े थे, आज हम उससे बुरी सूरत हाल में खड़े हैं। उम्मीद तो ये थी कि वैक्सीन आने के बाद थोड़े से हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये सूरत हाल क्या तजवीज़ कर रहे हैं आप? देखिए इसमें 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता से ये सारी दुनिया में हो रहा है, एक तो यह है कि आप लॉकडाउन पे लॉकडाउन किए जाएं। इसमें वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि लॉकडाउन करने से मजदूर मर जाएगा, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, हम मुसीबत में रहेंगे। ये कोई हल नहीं है। ये दुनिया में और अक्सर ममालिक में भी रहा है। मैं तो समझता हूँ कि लॉकडाउन जहाँ ज़रूरी है हमें करना चाहिए। अगर हमने ये फैसला किया है कि परसेंटेज पॉजिटिव रेट की किसी भी शहर में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी इलाके में कोई 10% से ज़्यादा जाती है, इन्होंने 11 या 13% रखी है, जो दुरुस्त नहीं है। मेरा ख्याल है कि कट ऑफ पॉइंट जो है वो 10% होना चाहिए। जहाँ जाती है आप लॉकडाउन कर दें, सारे मुल्क में ना करें, लेकिन जिन जिन शहरों में जाती है, ताकि कोई पैगाम जाए, कोई मैसेज जाए लोगों के लिए कि ये ठीक नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन कि जो वैक्सीन की फराहमी है, जो वैक्सीनेशन है, वो मैसेज पैमाने पे करनी चाहिए कि लॉकडाउन भी आपका कोई हल नहीं है। कि जितना आबादी को जितना जल्दी आप करेंगे उससे आपकी मैशत बचेगी, लॉकडाउन से नहीं बचेगी। लॉकडाउन से तो आप थोड़ा सा अपने लिए वक्त ले रहे हैं। वैक्सीनेशन वो हमें वो रफ्तार नजर नहीं आ रही जो जिसकी तवक्को रखी जानी चाहिए। कि हो सकता है कि हम चूंकि हम पैदा खुद नहीं कर रहे, वो इस्तेदाद अच्छा, हम चूंकि लॉकडाउन की बात करें, बिल्कुल आपका वैक्सीनेशन वाला पॉइंट आ गया और बड़ा अहम। लॉकडाउन की चूंकि हम बात करें, मेरे पास वक्त भी बड़ा कम है। इरशाद भट्टी साहब लॉकडाउन के मुखालिफ हैं। भट्टी साहब आज तजवीज़ क्या कर रहे हैं आप? तनकीद नहीं करनी, तजवीज़ करनी है हुकूमत को। पहली बात तो ये मैडम शेख कि पिछले सवाल के जवाब में मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को वज़ीर आज़म से नहीं मिलना चाहिए। मैं कहता हूं उनके ग्रुप को मिलना चाहिए। पहले दिन से मेरा ये व्यू है कि जहांगीर तरीन को नहीं, उनके ग्रुप को मिलना चाहिए।
नंबर, और आपने अपने प्रोग्राम क्लोजिंग में कह दिया कि मैं भी नहीं मिलना चाहता। मिलना चाहिए जहांगीर तरीन को, अलबत्ता मेरा ख्याल है कि अखलाकी तौर पर नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात है मैडम शेख के ये सवाल पे आ जाए, तीसरी लहर है, बड़ी खतरनाक लहर है। नहीं आप गलत समझिए, आप गलत समझिए। मेरे हवाले से आप कभी सुने ही नहीं, वो मजर साहब की तरफ आप तवज्जो दे के बैठी थी, इस वजह से, मेरी वजह से नहीं सुना। बड़ी खतरनाक मुहिम ये लहर है, एहतियात करें, अल्लाह के नाम पे लोगों एहतियात करो, SOPs पर अमल करो। अस्पतालों का बुरा हाल है, वेंटिलेटर की शॉर्टेज है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कैपिटल के अस्पताल भर गए हैं, और हर घर में, हर दूसरे घर में मैंने या बीमार आदमी देखा या मौत देखी है इस तीसरी लहर में। सुस्ती, नाअहली, नालायकी अपनी जगह इस हुकूमत की, मगर अपनी औकात भी देखें, खुदा के लिए अपनी औकात देखें। जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, उस वक्त अपनी औकात देखें, अपनी आबादी देखें, अपने वसाइल देखें। अमरीकी हुकूमत लेट चुकी है, भारत लेटा हुआ है। शमशान घाट भारतों पे मुर्दे जलाने की जगह नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बनाओ, कहीं से लाओ, भीख मांगो, ऑक्सीजन वेंटिलेटर दो। अमेरिका ने अपनी नफरी से ज्यादा ऑक्सीजन उठा ली है, वैक्सीन उठा ली है। इंडिया क्राइसिस में हर जगह वैक्सीन उठाई जा रही है। हमारे पास आज जाके इंग्लैंड और चीन बचता है, पूरी दुनिया में शॉर्टेज है। आखिरी बात, कुंभ का मेला इंडिया ने मुलतवी कर दिया, इलेक्शन मुलतवी कर दिया। हम भी तो कुछ करें बहसियत कौम, 10 का भी हो गया है। ठीक है, ये अहम पॉइंट है भट्टी साहब का, हमें भी कुछ करना चाहिए। अब ज़िमनी इलेक्शन भी आने वाले। महमल, देखिए लीना, पहली तो चीज़ है कि बहुत ही तशवीशनाक सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। आज सबसे ज़्यादा जो है वो डेथ्स हुई हैं पूरे थ्रू आउट जो पेंडेमिक में रही हैं, 157। तो ये बहुत तशवीशनाक नंबर है। दूसरी चीज़ ये, अभी हम देख भी रहे थे कि क्वेटा के अंदर 2 गालिबन हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी। इस्लामाबाद के अंदर पिम्स जो है वो फुल कैपेसिटी पे है। लाहौर में 90% से ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी होगी, मतलब हॉस्पिटल में वो भर गया 90% से ज्यादा। तो इससे क्या नजर आता है? इससे वजीर आजम साहब ने अभी कहा था, अपने जो उन्होंने खिताब किया था NCOC की मीटिंग के टाइम, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान फिर भी थोड़ा सा बेहतर या बचा हुआ है वो इसलिए कि हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई थी हॉस्पिटल्स की। लेकिन अगर कैपेसिटी बढ़ाने के बावजूद ये हाल है कि हम फिर भी वो बिल्कुल एंड पे आ गए हैं कैपेसिटी के, और इतने केसेस हमारे बढ़ रहे हैं तेजी से, तो फिर हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी डिसीजन, जो कि क्रिटिकल बड़ी डिसीजन लेनी पड़ेंगी, ताकि हमारा इंडिया वाला हाल ना हो। आज वजीर आजम साहब ने, फवाद चौधरी ने, शाहमूद कुरैशी, सबने आज इंडिया के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है, ट्वीट्स किए उनके हक में, क्योंकि वहां से बहुत खतरनाक किस्म की हमने रिपोर्ट्स देखी है। तो मेरे ख्याल में हम उस नहज तक जाने की बजाय उससे पहले ही कोई ऐसी डिसीजंस लें, हुकूमत को सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। ठीक है जी, मजहर अब्बास साहब। देखिए, पहली चीज तो ये कि वजीर आजम को कुछ एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने चाहिए। पहला डिसीजन ये कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की प्राइसेस कम से कम 50% कर दें वो, इसलिए कि अभी देखिए आपकी सिचुएशन जो है वो जिस तरह अभी और लोगों ने मिसाल दी उस लेवल के नहीं है। तो अगर आप लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतें भी अगर इतनी और इस तरह की जो बहुत ज़रूरी हैं पेशेंट्स के लिए, उनकी कीमतें भी इतनी ऊपर जाएंगी जो लोगों की रीच से बाहर होंगी, तो वो बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये कि उन्हें एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना चाहिए, कम वक्त में। पाकिस्तान के जितने बड़े कन्वेंशन सेंटर्स हैं, जितने बड़े जो चाहे वो स्टेडियम्स हों, ग्राउंड्स हों, उन्हें मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाने चाहिए फौरी तौर पे, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस में लेके करें। तो कम से कम इनिशियल जो क्वारंटाइन वाली सिचुएशन है वो तो आप वहाँ कम से कम दे सकते हैं उसी सूरत में, जो वर्स्ट सिचुएशन वो नहीं है। और तीसरी बात ये कि जहाँ आप एग्जीक्यूटिव फैसले, देखिए ये पिछले 3 महीने का आप जायजा लें, उसमें पॉलिटिकल रैलीज, बाई इलेक्शन, ये सब चीजें देखें। और आज अच्छा मरियम नवाज साहिबा ने फैसला किया है कि वो कराची नहीं आ रही कोविड की वजह से, सिचुएशन की वजह से, क्योंकि फिर उनके बकौल उन्हें रैली मुलतवी कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? पहले ही ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर देना चाहिए। हमने लाइटली लिया पिछले 3 महीने में इन सारी सिचुएशंस को, और ये सब उसके फॉल आउट्स हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा। फिर हमने एयरपोर्ट्स पे वो इंतजाम नहीं किए। हमें पता था कि बरतानिया से लहर आ रही है, हमने नहीं रोकी फ्लाइट्स, हमने नहीं रोके, हमने उनके जो उधर से लोग आए पैसेंजर्स, उनको क्वारंटाइन नहीं किया।
तो अपनी गलतियां भी तो माने कि जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई है। लोग अपनी एहतियात करें वो अपनी जगह, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम चीज कर सकते थे वो भी नहीं की हमने। एहतियात एहतियात, बहुत सारी एहतियात, साथ में वैक्सीनेशन में हुकूमत क्या कर रही है, ट्रांसपेरेंसी दिखाने की ज़रूरत है। बेनज़ीर ने कहा आप आगे कैसे फैला रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, उसके ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। लोगों में अभी भी बड़ी मिसकंसेप्शंस है, लोगों को पता ही नहीं है कि वैक्सीन मुफ्त हो रही है या नहीं। इससे मुतल्लिक भी हुकूमत को बड़ा काम करने की ज़रूरत है। मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब ये तजवीज़ देते हैं, ख़ास तौर पर इरशाद भट्टी साहब, के ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करना चाहिए कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र। जनाब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और एहतियात ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।